हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। तो 14 जुलाई 1789 है ना, 1789 का जो दिन था, यानी कि आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज भी 14 जुलाई है, यानी कि आज उसका एनिवर्सरी है, ऐसा बोल सकते हैं ना। आज भी 14 जुलाई है हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 14 जुलाई 1789 को, यानी कि आज ही के दिन 1789 को पेरिस जो शहर था काफ़ी एक अलार्मिंग मोड में था। अलार्मिंग मोड में तो काफ़ी एक जागा हुआ मोड में था, ऐसा बोल सकते हैं। द किंग हैज कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी। राजा जो है अपने कमांडर को, मतलब ट्रूप को ऑर्डर दिया है कि शहर में जाने के लिए। र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। और एक र्यूमर फैल गया, अफवाह फैल गया कि जल्द ही राजा जो है अपने आर्मी को ऑर्डर करने वाला है सिटीजन पे फायर करने के लिए ना, गोली चलाने के लिए। सम 7,000 मेन एंड वीमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ अ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। क्या कह रहा है कि 7,000 मेन और वीमेन गैदर हुए थे टाउन हॉल के सामने, ठीक है, और एक पीपल मिलिशिया बनाने के लिए डिसाइड किए थे। दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स। और हथियार के खोज में, ठीक है, हथियार के खोज में जो है कई गवर्नमेंट बिल्डिंग को तोड़फोड़ कर रहे थे। फाइनली ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन। तो एक घेराबंदी किया हुआ प्रिजन था, मतलब काफ़ी एक बड़ा किला टाइप का प्रिजन था। उसको जो है कुछ पीपल वहाँ पे, कुछ सैकड़ों पीपल वहाँ तक गए जो सिटी के ईस्टर्न पार्ट में था, यानी पेरिस के जो ईस्टर्न पार्ट में था। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्डेड एम्यूनिशन, जहाँ पे उनको, मतलब कि उनके पास, उनको उम्मीद था वैसे लोगों को, जो लोग एक काम कर रहे थे, जो 100 पीपल वहाँ पे गैदर हुए थे, उनको उम्मीद था कि वहाँ पे एम्यूनिशन उनको मिलेगा। एम्यूनिशन यानी कुछ हथियार का जो जमा करके रखा रहता है, वो मिलेगा। इन द आर्म फाइट दैट अलाउड द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वाज किल्ड। तो वहाँ पे कुछ थोड़ा सा फाइट हुआ जेल के बाहर, तो जो बेस्टाइल जेल का जो कमांडर था वो मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज, और जो प्रिजनर्स थे वो रिलीज किए गए। थाउट देवर द ओनली 7 ऑफ देम। वो क्या कह रहा है कि हालांकि दो देवर ओनली 7 ऑफ देम, हालांकि 7 ही प्रिजनर उसके अंदर थे। बस लोगों को उम्मीद था कि उसके अंदर बहुत सारे प्रिजनर हैं। एट द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय ऑल। क्या करें कि बेस्टाइल जो है, हालांकि बेस्टाइल से घृणा हर कोई करता था, बिकॉज इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। क्योंकि पावर, किंग के पावर को दिखाता था बेस्टाइल, इसलिए बेस्टाइल से हर कोई घृणा करता था, उस जेल से हर कोई घृणा करता था। द फोर्ट्रेस वाज डिमिलिश्ड। तो उसका जो फोर्ट्रेस था उसको गिराया गया। एंड स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विश टू कीप अस डिस्ट्रक्शन। क्या कह रहा है कि, और उसका जो फ्रेगमेंट था, उसके जो चारों तरफ से गिराया गया, तो उसका जो टूटा हुआ बचा था पत्थर वगैरह, जो उसका पार्ट बचा था, उसको मार्केट में बेचा गया। हालांकि उसका एकदम प्रॉपर ऑक्शन हुआ था, नीलामी हुआ था, लोग ऊंचे ऊंचे दामों पर उसको खरीदे थे, बस ये दिखाने के लिए कि जब वो जेल टूटा था तो उसका कुछ मलबा मेरे पास भी है ना। तो उस डिस्ट्रक्शन के, उस बर्बादी के गवाह के रूप में जो है उसको लोग रखना चाहते थे, इसलिए उसको, उसमें जो टूटा था पत्थर, उसका जो बाकी जो डिमोलिश करने के बाद जो बचा था उसको बेचा गया मार्केट में। द डे डेट फॉलोड सो मोर राइट बोथ इन पेरिस एंड कंट्री साइड। उस दिन जो है पेरिस में राइट हुआ, दूसरे मतलब कंट्री के दूसरे हिस्से में भी हुआ। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अधिकांशतः पीपल जो थे ब्रेड के बढ़ते हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट ए बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। हालांकि बाद में जब हिस्टोरियंस इस घटना के बारे में पढ़ते हैं या इस घटना के बारे में गौर करते हैं, तो यहाँ से सिर्फ एक हाई प्राइस, मतलब ब्रेड के प्राइस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक चेन का स्टार्ट था, एक इवेंट ऑफ चेन का स्टार्ट था। मतलब कि इससे जुड़े हुए कई इवेंट आगे चल के हुए, एक तरह से एक बड़े इवेंट का स्टार्टिंग था जिसमें राजा को अपने पद छोड़ना पड़ा। दो मोस्ट पीपल एट टाइम डिडंट एंटिसिपेट दिस आउटकम। हालांकि उसमें कुछ लोग जो ये सब कर भी रहे थे, उनको भी उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा एक क्रांति के रूप ले लेगा। हाउ एंड वाई दिस हैपन, तो आखिर ऐसा हुआ कैसे, है ना, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर है, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल सून आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ बेस्टाइल, आर्टिस्ट मेड प्रिंट्स कॉमेमोरेटिंग द इवेंट। तो इस इवेंट को याद करने के लिए इस तरह का पिक्चर दिखाया गया, कैसे उसको गिराया गया था बेस्टाइल के जेल के दीवार को। अब सबसे पहला पॉइंट इसमें लोगों को पढ़ना है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि फ्रेंच सोसाइटी उस समय था कैसा, है ना। लेट 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के लास्ट में, लेट जो 1774 के आसपास, है ना, क्योंकि ये जो घटना हुआ था 1789 का घटना था, 14 जुलाई 1789 का। तो लेट 18th सेंचुरी में वहाँ का फ्रेंच सोसाइटी था कैसा। 1774 लुई 16 ऑफ द बोर्बन फैमिली ऑफ द किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। तो लुई 16 जो है 1774 में राजा बना। ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। तो क्या कह रहा है कि वो एक 20 साल का था और एक प्रिंसेस से शादी किया जो ऑस्ट्रिया की थी। ऑस्ट्रिया एक अलग देश था और ये फ्रांस की बात चल रही है। एंड तो वहाँ की रानी का नाम था मैरी एंटोनिएट, उसे वो शादी किया। अपॉन दिस एक्सेजन द न्यू की फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। हालांकि राजा बनने के बाद जो
इसको एक इम्प्टी ट्रेजरी मिला, मतलब कि खाली खजाना मिला, खजाना जो था पहले से खाली था। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस, तो कह रहा है कि काफ़ी लंबे समय से फ्रांस लड़ाई लड़ रहा था, इसके कारण से फ्रांस का जो फाइनेंशियल रिसोर्स था वो काफ़ी खत्म हो चुका था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेजन कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई, तो क्या करें इसके अलावे मतलब कि लड़ाई तो युद्ध जो चल ही रहा था, इसके अलावे वर्साई में काफ़ी एक एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट था। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब जो फिजूल खर्ची किया जाता है उसको एक्स्ट्रा वेजेंट बोलते हैं। तो एक कोर्ट था जहाँ पे राजा अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्च करता था वर्साई में। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। लुई 16 के लीडरशिप में फ्रांस जो है 13 अमेरिका कॉलोनी को जो है उनको इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस प्राप्त करने में मदद किया। द वार एडेड मोर $1 बिलियन ऑफ लाइवर्स टू अ डेब्ट, तो इस वार के कारण, इस युद्ध के कारण बिलियन ऑफ लाइवर्स, लाइवर वहाँ का करेंसी था, ठीक है, उतना का कर्ज हो गया फ्रांस के ऊपर। ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लाइवर्स, और उसके ऊपर पहले से ही 2 बिलियन लाइवर्स का कर्ज था। लीडर लैंड हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% ऑन लोन्स, जो लोग जो है लेंडर जो थे, जो उनको लोन देते थे, 10% जो है लोन चार्ज करने लगे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ हिज बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एलोन। तो फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी, मतलब वहाँ के जो राजा थी ऐसा बोल सकते हैं, उसको एक बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट को पेमेंट करने में खत्म होने लगा। टू मीट इट रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। तो सब कुछ मेंटेन करने के लिए, जैसे आर्मी मेंटेन करना पड़ता था, कोर्ट मेंटेन करना पड़ता था, है ना, सरकार चलाने के लिए उसको टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया, टैक्स बढ़ाना पड़ा मजबूरी में। तो एट इवन दिस मेजर वुड नॉट बी सफिशिएंट, क्या करें कि ये मेजर भी जो है मतलब टैक्स बढ़ाना भी सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, तो 18th सेंचुरी में जो फ्रेंच सोसाइटी था 3 स्टेट में बटा हुआ था। ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, और 3 स्टेट में जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वही सिर्फ टैक्स पे करते थे। तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम, ये जो है काफ़ी पहले का फ्यूडल सिस्टम का ही पार्ट था। डेट बैक टू द मिडिल एजेज, द टर्म ओल्ड रिजाइम यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इंस्टीट्यूशन फ्रांस बिफोर 1789। तो जो ओल्ड रिजाइम टर्म है, जहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है ओल्ड रिजाइम, ये यूज किया जाता है सोसाइटी, मतलब कि जो सोसाइटी था फ्रांस में 1789 के पहले, 1789 के पहले जो टाइम था फ्रांस का, उसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं ओल्ड रिजाइम। फिगर टू शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन द फ्रेंच सोसाइटी वर ऑर्गेनाइज, यहाँ पे एक पिक्चर है आप देख सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज था। तो सबसे पहले आते थे फर्स्ट स्टेट, इसमें आते थे क्लेर्जी, उसके बाद सेकंड स्टेट, इसमें आते थे नोबिलिटी, थर्ड स्टेट वाले जो लोग टैक्स देते थे। तो इसमें थर्ड स्टेट के अंदर भी 3 कैटेगरी बना हुआ था, एक था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट लॉयर्स यानी जो बड़े ऑफिसर लोग थे। दूसरे में आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, जो मीडियम वाले लोग थे। उसके बाद जो लैंडलेस लेबर थे, सर्वेंट थे, वो थर्ड स्टेट के भी तीसरे पैदान पे आते थे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 स्टेट में बटा हुआ था, पहला था क्लेर्जी, दूसरा नोबिलिटी, और तीसरे थे ये सब, मतलब कि जो भी काम करने वाले लोग थे, बड़ा काम करे या छोटा काम करे, इसके अंदर भी 3 डिवीजन बना हुआ था। तो यही आप बोल रहे हैं कि फिगर टू शो हाउ द सिस्टम ऑफ फ्रेंच इन सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। पीजेंट मेड ऑफ 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पीजेंट थे वो 90% पॉपुलेशन का मतलब कि यहाँ बनाते थे। हाउएवर अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, हालांकि उनमें से काफ़ी कम संख्या ऐसे लोगों का था जो अपना कल्टिवेशन करते थे, मतलब कि अपना खेत जिनके पास था। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, लगभग 60% जो लैंड था नोबल्स के द्वारा ऑब्टेन, मतलब उनके हाथ में था। चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट में जो रिचर मेंबर थे उनके पास। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट दैट इज क्लेर्जी एंड द नोबिलिटी, जो पहले 2 स्टेट के लोग हैं क्लेर्जी और नोबिलिटी, इंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको जन्म से ही कुछ प्रिविलेज मिलता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट देज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेज, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था स्टेट को, यानी कि सरकार को उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। द नोबल फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज, उनको और कुछ प्रिविलेज मिलता था। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सपेक्ट फ्रॉम पीजेंट्स। पीजेंट्स वेर ओब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, क्या करें कि पीजेंट्स इनको अपना सेवा देते थे फ्री में, टू वर्क इन हाउस एंड फिर उनके घर में, उनके फील्ड में काम करते थे, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट शेयर ऑफ टैक्सेज कॉल्ड टाइथ, तो यहाँ पे एक अलग तरह का टैक्स लिया जाता है, इसको बोलते हैं टाइथ, है ना, TITHES, जो यहाँ पे देख रहा है, ये चर्च के द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स था। एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेज, और थर्ड स्टेट में जितने मेंबर थे सबको टैक्स देना पड़ता था। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टाइल, इसके अलावा एक और टैक्स था जो नमक पे लगाया जाता था, एक इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, जिसको बोलते हैं टाइल। अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज हु वर लिव्ड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजम्पशन लाइक सॉल्ट और टोबैको। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट थ्रू टैक्सेज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट एलोन, जो पूरा टैक्स दिया जाता था सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा दिया जाता था, है ना। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग देख सकते, तो सबसे पहले लाइवर है, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड 1794, 1794 तक फ्रांस का एक करेंसी रहा था। क्लेर्जी बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड स्पेशल फंक्शन द चर्च, जो चर्च में काम करते उसको क्लेर्जी बोलते थे, और जो राजा के जो नज़दीकी लोग रहते थे उनको नोबिलिटी बोलते थे।
बाकी ये दोनों के बारे में जानते हैं। टाइथ बोलते हैं जो चर्च के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। ये टाइथ जो है 1/10 हिस्से के बराबर होता था। उसके अलावा टाइल होता था, फिर टाइल जो भी पढ़ सकते हैं इसको, टैक्स टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट, जो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था, ठीक है, जो नमक या तो जो डेली यूज के सब ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता था। यहाँ पे भी आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि बनाया गया यहाँ पे कि कैसे गरीब आदमी जो है सरकार को आकर के टैक्स दे रहा है ना। यहाँ पे द पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन, फ्रूट, मनी, सलाद, द फैट लॉर्ड सीट देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डजंट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राजा है और ये जो है जो वहाँ का प्रजा है थर्ड स्टेट वाला, वो टैक्स देने के लिए आया है यहाँ पे। अब द स्ट्रगल टू सर्वाइव, अब यहाँ पे आता है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, उसके बारे में पढ़ते। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन 1789, तो लगभग 74 साल में जो है 5 मिलियन लोग वहाँ पे बढ़ोतरी हो गया, 50 लाख लोग वहाँ पे बढ़ गए। दिस लेड टू रैपिड इनकी डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स, इसके कारण से फूड ग्रेन्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड आया, अनाज के काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने लगा। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुडंट कीप पेस विद द डिमांड, तो क्या करे कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो है डिमांड के साथ नहीं दिया, मतलब जितना डिमांड हो रहा था उतना ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली, तो इसलिए जो ब्रेड का प्राइस था, जो स्टेपल डाइट था वहाँ का, वो अचानक से बढ़ गया। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन द वर्कशॉप हुज ओनर्स फिक्स देयर वेजेस, क्या करें कि अधिकांशतः वर्कर जो थे एम्प्लॉयड कहाँ होते थे, कहाँ उनका काम करते थे, तो लेबर के रूप में, ठीक है, जहाँ पे उनका मालिक जो होता था, जो ओनर होता था वर्कशॉप का, वही वहाँ पे मजदूरी फिक्स करता था। बट वेजर डिडंट की पेस विद द राइज इन प्राइस, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस बढ़ता था, किसी चीज़ का दाम बढ़ता तो उस हिसाब से मजदूरी नहीं बढ़ता था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेंड, इस कारण से जो पुअर और रिच के बीच में जो गैप था वो काफ़ी बड़ा हो गया। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेन एवर ड्राउट और हेल्थ रिड्यूस द हार्वेस्ट, क्या करे कि स्थिति और ख़राब हो जाता था जब अकाल पड़ जाता था या फिर जो ओला गिर जाता था फसल के ऊपर, यानी जिस साल खेती नहीं होता था ठीक से उस साल और स्थिति खराब हो जाता था। दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसके कारण एक सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ। ये क्या होता है, तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है अधिकांशतः फ्रांस के ओल्ड रिजाइम किसको कहते हैं अभी हम डिस्कस किए थे, वहाँ पे काफ़ी कॉमन था। सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड, क्या कह रहा है कि ऐसा सिचुएशन जहाँ पे लोगों का जो बेसिक नीड है वो भी खतरे में है, ठीक है, बेसिक नीड भी जब खतरे में तो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आगे बढ़ते हैं, हाउ वॉज सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन, सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे था, तो आप यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम देख सकते हैं, फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि बैड हार्वेस्ट और भी कई तरह के अकाल हो गए, बैड हार्वेस्ट, उसके बाद द पुअरेस्ट कैनोट बाई लॉन्गर नो लॉन्गर कैन बाई ब्रेड, तो लोग जो है यहाँ पे कोई अनाज अपना या फिर ब्रेड नहीं खरीद सकते थे, यहाँ पे डिजीज होता था, इस कारण से भी ये काम होता था, है ना। तो यहाँ पे और भी यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या रीजन था, फूड राइट्स, स्कर्सिटी ऑफ ग्रेन, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, राइजिंग फूड प्राइसेज, वीकर बॉडीज, यहाँ पे भरना था इसको। जैसे यहाँ पे बैड हार्वेस्ट के साथ क्या भर सकते हैं, फूड राइट्स यहाँ पे भरा जा सकता है, ठीक है, स्कर्सिटी ऑफ ग्रेन भरा जा सकता है। इसके कारण से क्या होता था, तो इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ, है ना, डिजीज के कारण, एपिडेमिक डिजीज के कारण इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। यहाँ पे फिर हो जाएगा राइजिंग फूड प्राइसेज, ठीक है, फिर वीकर बॉडीज यहाँ पे लिखा जा सकता है, तो वही यहाँ पे भरना था। नेक्स्ट है ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वाइसेजेज टू एन इन टू प्रिविलेज, क्या करें कि ग्रोइंग मिडिल क्लास ग्रो कर रहा था, मिडिल क्लास ग्रो करने का मतलब कि मिडिल क्लास का नंबर बढ़ रहा था। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेज एंड फूड स्कर्सिटी, क्या करें कि पहले भी जो पीजेंट और वर्कर हैं पार्टिसिपेट किए हैं रिवोल्ट में, राजा के खिलाफ विद्रोह किए हैं टैक्स बढ़ाने में के खिलाफ या फूड स्कर्सिटी के खिलाफ, बट दे लैक्ड द मीन्स एंड प्रोग्राम टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। तो क्या करा कि हालांकि इसमें जो है मीन्स और प्रोग्राम का कमी था, मतलब कि लोग अपना आवाज़ जो है, पीजेंट और वर्कर जो है पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, इनको कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होता था कि किस तरीके से आंदोलन करना, इस कारण से इनका आवाज़ दब जाता था, उतना नहीं उठ पाता था, ठीक है। ड्यू टू सोशल ऑर्डर, इनका जो सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर काफ़ी कम, दिस वाज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रोस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज़, क्या कह रहा है, तो इसमें उन लोगों का साथ नहीं मिलता था जो थर्ड स्टेट में तो थे लेकिन काफ़ी प्रोस्पेरस थे या एजुकेटेड थे, उनके पास नया आइडिया था। तो मान लीजिए कि टैक्स बढ़ाया गया तो जो अमीर लोग सोचेंगे चलो 10 रुपये बढ़ाया गया तो और दे देंगे, है ना, लेकिन जो गरीब आदमी के लिए उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ जाता है। द 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप, तो 18th सेंचुरी में एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको हम लोग मिडिल क्लास बोलते हैं, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन और सिल्क टेक्सटाइल डेट वाज आइदर एक्सपोर्टेड और ब्राउट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्या कह रहा है कि मिडिल क्लास ओरिजिनेट कैसे हुआ, इमर्ज कैसे हुआ, तो अपना पैसा कैसे कमाते थे, तो एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड, दूसरे देशों में व्यापार करके या फिर सामान का मैन्युफैक्चर करके फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड, जैसे वुलन या सिल्क टेक्सटाइल के क्लॉथ का मैन्युफैक्चर करके
जिसको एक्सपोर्ट किया जाता था दे वर आइदर एक्सपोर्टेड और बाउट बाई द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, या फिर जो अमीर आदमी होते थे सोसाइटी में उनके द्वारा खरीदा जाता था। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशन सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। क्या कह रहा है कि इसके अलावा बिजनेसमैन के अलावे या मैन्युफैक्चरर के अलावे जो थर्ड स्टेट में कुछ प्रोफेशनल लोग जैसे लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल भी आते थे। ऑल ऑफ दिस वेर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। ये लोग पढ़े लिखे लोग थे और इनके कारण में थोड़ा सा बुद्धि आया, तो ये बोले कि किसी भी सोसाइटी को जो है प्रिविलेज बर्थ के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, जन्म के हिसाब से नहीं मिलना चाहिए। कोई जन्म उस कास्ट में लिया है या फिर उस सोसाइटी में जन्म लिया तो उसको प्रिविलेज मिलेगा। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, बल्कि पर्सन का जो सोशल पोजीशन उसके मेरिट के आधार पर तय चाहिए। दिस आइडियाज इनविसाइजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बट पुट फॉरवर्ड द फिलोसफर सच एज जॉन लॉक एंड जीन्स जैकब रूसो सॉरी। तो ये जो आइडिया है फ्रीडम का है ना, कि एक सोसाइटी जो है एक ऐसा सोसाइटी हो जो फ्रीडम पे बेस्ड हो, इक्वल लॉ हो, ये जो आइडिया है ऐसे लोगों का, ठीक है, हर किसी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। ये कुछ फिलोसफर उसको आगे लेकर गए, जैसे दो फिलोसफर के यहाँ पे नाम दिया है, जॉन लॉक और जीन रूसो, ठीक है। इन्हीं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एक बुक का नाम था। इन्हीं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लॉक साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट। क्या करें कि अपना एक बुक लिखे थे टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जॉन लॉक के द्वारा बताया गया कि ए रिफ्यूज मतलब कि वो मना कर दिए डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन को मानने से, या फिर एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। मोनार्क का जो एब्सोल्यूट राइट था कि सिर्फ राजा ही ये काम कर सकता है और यही राजा बन सकता है, ये सब बातों को मानने से इनकार कर दिया। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड, रूसो भी इस आइडिया को आगे ले गए, प्रोपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रूसो के द्वारा एक आइडिया लाया गया कि एक ऐसा गवर्नमेंट बनना चाहिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो लोग और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में। इन द स्पिरिट ऑफ लॉ रूसो के द्वारा लिखा गया था, सॉरी स्पिरिट ऑफ मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू प्रोपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो डिवीजन ऑफ पावर आज हम लोग देखते हैं। तो स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक बुक लिखा गया था, वहीं पे तीनों मतलब कि इस तरीके से बताया गया कि डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन यूएसए। ये मॉडल जो है यूएसए में पुट किया गया आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब ब्रिटेन से 13 कॉलोनी को आज़ादी मिला है ना, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि फ्रांस उसको मदद कर रहा था यूएसए को आज़ादी लेने में। फ्रांस और अमेरिका काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं ना यूएसए के पास, अभी वो फ्रांस का ही था। जब यूएसए की आज़ादी का 100 साल पूरा हुआ था, यूएसए की आज़ादी का जब 100 साल पूरा हुआ था, उसको गिफ्ट में जो है फ्रांस के द्वारा वो आइलैंड दे दिया गया जिसपे स्टैचू ऑफ लिबर्टी था। पहले वो फ्रांस से था। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। क्या करें कि अमेरिका जब संविधान लिखा तो वहाँ पे एक बिल ऑफ राइट आया था, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के नाम से भी जानते हैं। तो जब फंडामेंटल राइट वहाँ पे दिया गया, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल के रूप में उभरा पॉलिटिकल थिंकर जो थे फ्रांस में, कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। द आइडिया ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन द सैलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। तो ऐसे फिलोसफर का जो आइडिया था उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया था सैलून में, कॉफ़ी हाउस में, जहाँ पे लोग 10 जगह एक जगह बैठते हैं 10 लोगों में बुक के थ्रू फैला, न्यूज़पेपर के थ्रू फैला। ये सब आइडिया जो है दिस वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ हु कुडंट रीड। इसको वो लोग पढ़ के सुनाते थे, न्यूज़पेपर को जोर जोर से पढ़ के सुनाते थे उन लोगों के सामने जो लिख या पढ़ नहीं सकते। द न्यूज डेट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ स्टेट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। क्या करें कि जब ये न्यूज़ आया कि लुई 16 जो है एक नया टैक्स लाने वाला है ताकि वो स्टेट मतलब कि राज का काम चल सके, राज्य सरकार का काम चल सके, तो लोगों के बीच में ये काफ़ी एक आक्रोश पैदा किया, लोग विरोध करने लगे सिस्टम ऑफ प्रिविलेज को। आगे यदि पढ़े तो नेक्स्ट आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन आखिर स्टार्ट कैसे हुआ, उसका फैला कैसे, आउटब्रेक कैसे हुआ। तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स वी लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन। तो पिछले सेक्शन में जो हम लोग पढ़े थे कि टैक्स क्यों बढ़ाना था, ताकि सरकार का काम अच्छे से चल सके, है ना। राज्य सरकार मतलब सरकार के पास खजाना खाली था। खाली का रीज़न क्या था, तो पहले से ही खाली था, लड़ाई चल रहा था और अमेरिका को मदद कर रहा था कर्ज लेकर के। नेक्स्ट है कि हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस इन फ्रांस द ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिडंट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेज अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। क्या करें, ओल्ड रिजाइम की बात किया, ओल्ड रिजाइम बोलते हैं 1789 के पहले वाले सिचुएशन को। तो जो राजा थे उसके पास अपने आप अकेले पावर नहीं था, मतलब पावर तो उसी को था टैक्स बढ़ाने का, लेकिन अकेले पावर अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि उसको एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा। किसका, रेदर ये टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल वुड देन पास इज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो उसको पहले एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा, तीनों स्टेट के लोगों को बुलाना पड़ेगा वहाँ पे,
जो क्लेर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के लोग थे, तीनों को बुलाना पड़ेगा। और वहीं पे एक नया रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, एक प्रपोजल पास किया जाए कि टैक्स बढ़ाया जाए, तब राजा जो है टैक्स बढ़ा सकता है। द स्टेट जनरल एज पॉलिटिकल बॉडी, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होता था। अबाउट द इन विच 3 स्टेट सेट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पे तीनों स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, हालांकि राजा के पास से पावर था कि किस ये मीटिंग को कब बुलाना है। लास्ट टाइम में मीटिंग जो हुआ था 1614 में हुआ था, तो समझिए ये बात चल रहा है 1789 का, और 1614 में लास्ट मीटिंग हुआ था। तो मतलब पिछला 2-3 राजा जैसे लुई 16 के पहले आई थिंक लुई 12 या लुई 13 बुलाया होगा इस तरह के असेंबली को, ठीक है। तो 1614 में अंतिम बार ऐसा मीटिंग बुलाया गया था। ऑन 5 मई 1789, 5 मई 1789 को लुई 16 बुलाया इस तरह का असेंबली, कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, नए टैक्स को बढ़ाने के लिए प्रपोजल इसको पास कराने के लिए 5 मई 1789 को इस तरह का मीटिंग बुलाया गया। अ रिस्प्लेंडेंट हॉल्स इन द वर्साई वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट, एक काफ़ी जो वर्साई का जो हॉल था एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट वाला, उसको सजाया गया काफ़ी अच्छे से। जो आ रहे हैं डेलीगेट्स आ रहे हैं तीनों स्टेट से, उनको यहाँ पे स्वागत अच्छे से किया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच, तो पहले स्टेट से और सेकंड स्टेट से, है ना, मतलब कि क्लेर्जी से और नोबिलिटी से 300 लोग आए, 300 लोग आए, 300 लोग आए दोनों से, और थर्ड स्टेट वाले से 600 लोग आए, है ना। तो कुल मिला के 1200 लोग यहाँ पे मीटिंग में हिस्सा लिए, ठीक है। तो भाई द 600 में थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट बैक, तो क्या कहा जा रहा है कि तो यहाँ पे 300 लोग जो नोबिलिटी से थे या 300 क्लेर्जी थे, उनको बैठने का व्यवस्था था, और बाकी जो 600 लोग जो टैक्स देते थे, है ना, जो टैक्स देते थे, जो थर्ड स्टेट थे, है ना, उनको पीछे खड़े होने के लिए जगह था, उनको बैठने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं था। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय मोर प्रोस्पेरस एजुकेटेड मेंबर, थर्ड स्टेट में भी जो थर्ड स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कि 3 तरह के लोग थे, तो थर्ड स्टेट में भी जो ऊपर वाले लोग थे वही लोग अधिकांशतः गए थे, एजुकेटेड मेंबर जो उसी में थे। पीजेंट आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, जो पीजेंट थे, आर्टिसंस थे, वुमेन्स थे, उनको असेंबली में आने से मना कर दिया गया था। हाउएवर देयर ग्रीवांस एंड डिमांड वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर, हालांकि उनको बोला गया था कि आपका जो भी शिकायत है वो लेटर में दीजिए। तो लगभग 40,000 चिट्ठी ऐसा आया था उन लोगों का जो लोग वहाँ पे नहीं जा पाए थे, है ना। जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे थर्ड स्टेट के, उनके पास 40,000 कुल मिला के चिट्ठी था, और वहाँ पे राजा को दिया गया। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट हैज 1 वोट, तो क्या करें, वोटिंग का जो पैटर्न होता था कि हर एक स्टेट का 1 वोट होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 300 फर्स्ट स्टेट से था, 300 सेकंड स्टेट से, और 600 जो है थर्ड स्टेट तक। कुल मिला के यहाँ पे कितना वोट होना चाहिए, 1200 वोट, लेकिन नियम कुछ ऐसा था कि 1200 वोट नहीं होगा बल्कि 3 वोट होगा, 1 वोट इसका, 1 वोट इसका और 1 वोट इसका, मतलब 300 लोगों का 1 वोट माना जाएगा। इस 300 लोगों को 1 वोट माना जाएगा और 600 लोगों को 1 वोट माना जाएगा। तो यहाँ पे आसानी से जीत सकता है कोई भी, कैसे, तो ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो थर्ड स्टेट वाले का फिर डिमांड ही नहीं रहेगा। जैसे 1200 यदि वोटिंग होता तब ना वहाँ पे 601 पे जीत होता, है ना, तो लोग वोटिंग करते वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे थर्ड स्टेट वाला जीत जाता, क्योंकि 600 का अपने तरफ से वोट देगा, इधर से यदि 1 वोट भी आ गया कहीं से तो ये लोग जीत जाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि तीनों का 1-1 वोट होगा, नोबिलिटी का 1 वोट, मतलब फर्स्ट स्टेट का 1 वोट, सेकंड स्टेट का 1 वोट और थर्ड स्टेट वाले का 1 वोट, ठीक है, इस तरह का सिस्टम था। तो यहाँ पे कहा गया कि जो वोटिंग था उस दिस टाइम लुई 16 वर डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, तो पहले इसी तरीके से वोट होता था, तो इस कारण से लुई 16 भी इसी तरीके से वोट कराने के लिए कहा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, क्या करें कि लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे बोले कि पूरे असेंबली को एक मानते हुए, हर एक मेंबर का 1 वोट मानते हुए, है ना, ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जितना भी मेंबर यहाँ पे बैठा हुआ है मीटिंग में उसका हर किसी का 1 वोट हो, इस तरीके से यहाँ पे किया जाए। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक, ये एक रूसो के द्वारा एक बुक लिखा गया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी में इस तरीके का आइडिया दिया गया था, है ना, कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऐसा हो। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल मेंबर थर्ड स्टेट वॉकड आउट द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो क्या करा कि जब राजा रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, ऐसे कैसे होगा, है ना, तो थर्ड स्टेट वाले उस जगह को छोड़कर चले गए प्रोटेस्ट में अपना विरोध दर्ज कराने के रूप में। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्स पर्सन द होल फ्रेंच नेशन, तो उसके बाद जब वहाँ से 600 लोग बाहर निकले, है ना, यहीं से मेनली क्रांति चालू हो गया, लोगों में गुस्सा बढ़ता गया कि हमारे बात को राजा ने नकार दिया जबकि हम ही लोग टैक्स देते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्स पर्सन फॉर अ होल फ्रेंच नेशन, तो क्या करें, जब वो लोग बाहर आए तो बोले कि अब हम लोग पूरे फ्रांस को डिनोट करते हैं, पूरे फ्रांस को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब हम लोग पूरे, हम ही लोग गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट राजा गवर्नमेंट नहीं है, हम ही लोग सरकार हैं। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साई, तो 5 मई को ये सब नोटंकी हुआ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कब हुआ था, तो 5 मई 1789 को। तो उसके कुछ दिन बाद 20 जून को जो है वो लोग मिल करके एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस का एक स्टेडियम था वर्साई में, वहाँ पे लोग जमा हुए और बोले कि हम ही लोग भगवान हैं, आप नीच भगवान है। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, है ना, और अपने आप को बोले कि हम लोग अब नेशनल असेंबली, हम लोग कंट्री के पार्लियामेंट हो गए हैं, जो 600 लोग थे।
एंड श्योर नॉट टू डिस्पर्स दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग यहाँ से तब नहीं जाएंगे, तक नहीं जाएंगे, मतलब टेनिस कोर्ट के अंदर तब तक रहेंगे जब तक हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें, है ना। हम लोग यहाँ से तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, मतलब अलग नहीं होंगे, टिल दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग यहाँ से संविधान बना ही के बाहर निकलेंगे, है ना। भले पावर उनको किसी ने नहीं दिया है, ठीक है, राजा नहीं बोला है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग नहीं बोले, लेकिन थर्ड स्टेट वाले अपने मन से बोले कि हम लोग अब एक संविधान बनाएंगे और हम ही लोग यहाँ पे सरकार चलाएंगे, है ना। दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्की। ये नहीं बोले कि हम लोग यहाँ पे डेमोक्रेसी लाएंगे, बोले कि हम एक संविधान बनाएंगे जिसमें राजा का जो पावर है उसको लिमिट लगाया जाएगा, उसके ऊपर अंकुश लगाया जाएगा। दे वर लेड बाय मीर बाऊ एंड अबे सई, ठीक है। यहाँ पे दो आदमी हैं, एक का नाम है मीर बाऊ, एक का नाम है अबे सईस, ठीक है। मीर बाऊ वाज बोर्न इन नोबल फैमिली, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मीर बाऊ एक नोबिलिटी फैमिली से आता था, यानी कि सेकंड स्टेट वाले फैमिली से आता था, ठीक है। बट वाज कॉन्फ्यूज्ड ऑफ द नीड ऑफ द वे विद सोसाइटी ऑफ फीडल प्रिविलेज, लेकिन वो जो है उसके लिए थर्ड स्टेट वाले लोगों के बीच में दया भावना था, है ना, कि थर्ड स्टेट वाले के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, इसलिए वो थर्ड स्टेट के साथ था और लीड रोल में था। ही ब्राउट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड। क्या करे कि एक जर्नल वो स्टार्ट किया था, यानी कि बोल सकते एक मैगजीन स्टार्ट किया था और काफ़ी पावरफुल स्पीच देता था वो लोगों के सामने वर्साई में। यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं क्या क्या कब हुआ था। 1774 में लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस, फेसेज एम्प्टी ट्रेजर, ग्रोइंग डिसकंटेंट विद सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रिजाइम। आगे पढ़ते तो 1789 में यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्वोकेशन ऑफ स्टेट जनरल का मीटिंग बुलाया गया। थर्ड स्टेट जो है अपना नेशनल असेंबली बना लिया, थर्ड स्टेट के लोगों को नकारा गया, इसलिए वो लोग अपना अलग असेंबली बना लिया। बस्टाइल को तोड़ा गया। पीजेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, पूरे कंट्री में पीजेंट का रिवोल्ट हुआ। 1791 में, आगे हम लोग अभी तक ये सब नहीं पढ़े इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा। ये सब जो घटना हुआ था वो आगे हुआ था, हम लोग अभी 1789 में ही है, अभी बहुत दूर जाना है, 1815 तक जाना है। तो जो है मतलब कि मीर बाऊ जो था ये नोबिलिटी फैमिली में जन्म लिया था, फिर भी थर्ड स्टेट वाले लोगों के साथ था। यहाँ पे देख सकते हैं कि टेनिस कोर्ट में इस तरीके से ओथ लिया गया 600 लोगों के द्वारा। एक स्केच बनाया गया, उस समय कैमरा था नहीं, तो ये स्केच बनाया गया था जैकब लुइस डेविड के द्वारा, है ना। ये पेंटिंग जो है आज भी नेशनल असेंबली में यहाँ पे है कि द पेंटिंग वाज इंटेंडेड टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। तो इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि कैसे लोग शपथ ले रहे हैं ना, कि भगवान के नाम पे शपथ ले रहे हैं। उसी दूसरा जो आदमी था अबे सईस, वो भी एक प्रीस्ट था, वो भी एक पुजारी था, यानी चर्च का आदमी था। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट को वाट इज थर्ड स्टेट, है ना, उसके द्वारा एक पैम्पलेट लिखा गया था, काफ़ी जो प्रभावकारी पैम्पलेट था, जिसका नाम था वाट इज थर्ड स्टेट, तीसरा स्टेट क्या है। वाइल द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साई, तो जो नेशनल असेंबली मतलब जो 600 लोग थे थर्ड स्टेट वाले, है ना, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लिए कि हम ही पार्लियामेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था, ड्राफ्टिंग का कॉन्स्टिट्यूशन। द रेस्ट ऑफ फ्रांस सेटेड विद द टर्मोइल, तो वो लोग तो कोर्ट के अंदर थे, मतलब जो स्टेडियम था, टेनिस कोर्ट था, उसके तो अंदर थे। वो तो बोले कि हम बाहर तभी निकलेंगे जब संविधान बन जाएगा, है ना। तो बाहर क्या हो रहा था, उनके घर परिवार को कौन देख रहा था। तो उस समय पूरा फ्रांस एक टर्मोइल में था, मतलब एकदम बहुत ही बोल सकते हैं कि भयावह स्थिति में था, उथल पुथल हर जगह हो चुका था। अ सीवियर विंटर हैड मींट अ बैड हार्वेस्ट, क्या करें कि विंटर काफ़ी ज़्यादा सीवियर था, वहाँ पे ओले वगैरह गिर गए थे, इस कारण से कि हार्वेस्ट वहाँ पे काफ़ी ख़राब हुआ, फसल बर्बाद हुआ। इसके कारण से जो ब्रेड का प्राइस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ओपन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन होर्डेड सप्लाई, तो जो बेकर लोग थे, बेकरी में काम करने वाले लोग थे, इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए क्या किया, जो ऊपर से सप्लाई आता था उसको जमा कर लेते थे ताकि महंगाई बढ़ाया जाए। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन अ लॉ क्यू एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ हैंग्री वुमेन स्टॉर्म इन द शॉप्स, क्या कह रहा है कि ब्रेड के लिए लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता था यहाँ पे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप टू मूव इन टू पेरिस, वहीं दूसरी तरफ उसी समय राजा जो है ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को कि पेरिस के अंदर जाओ। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म द डिस्ट्रॉइंग द बेस्टाइल, तो ये सब कब हुआ था, 20 जून को हुआ था ना, जो शपथ ग्रहण वाला समारोह हुआ कि हम ही भगवान हैं, हम ही संविधान है, तो 20 जून को हुआ था। और उसके बाद बाहर क्या हो रहा था कि फसल काफ़ी बर्बाद हुआ था, जिस कारण से यहाँ पे लोग जो है घंटों लाइन में लग रहे थे, एक तरह से एक बिस्किट लेने के लिए बोल सकते हैं। तो उसी का नतीजा था कि 14 जुलाई को ये सब हुआ, राजा के द्वारा ऑर्डर किया गया ट्रूप्स को पेरिस जाने के लिए, ठीक है। तो 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे ना कि बेस्टाइल के जेल को छोड़ा गया 14 जुलाई के दिन, है ना। तो उसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ पे गुस्साए लोग थे, जो दाम बढ़ने के कारण जो गुस्साए हुए लोग थे, है ना, वो जेल को तोड़ दिए वहाँ से। और जेल तोड़ने के पीछे उनका मेन रीजन था कि वहाँ से जितना हथियार वगैरह उसको लूटना है ताकि राजा का आदमी आए तो उसे लड़ सके। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज, जो विलेज में था वहाँ पे एक अफवाह फैला दिया कि राजा जो है that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crops, तो वहाँ पे अफवाह फैला दिया गया कि राजा जो है कुछ लोगों को यहाँ पे ठेका दे दिया है इस तरीके से कि जा करके सारे फसल को बर्बाद कर दो, है ना। वहाँ पे कई घोड़े वाले आदमी आएंगे, घोड़े पर सैनिक आएंगे और तुम्हारे खेतों से घोड़े दौड़ा करके फसल बर्बाद कर देंगे, ऐसा अफवाह फैला दिया कि राजा ऐसा ऑर्डर दे दिया है।
काउट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर पीजेंट्स इन द सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचवर्क्स एंड अटैक्ड चट्यूक्स। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि कैसल और स्टेली रेसिडेंस बिलोंगिंग टू किंग और रोबलमैन। तो क्या करें कि जहाँ पे राजा के आदमी रहता था उसके ऊपर अटैक करने लगा, मतलब गांव के आसपास जो राजा के जो आदमी रहते थे वहाँ पे अटैक होने लगा। दे लूटेड होडेड ग्रेन्स, जो जमा किया हुआ ग्रेन्स था, है ना, जो व्यापारियों की तरह जमा किया गया था ग्रेन्स था, उसको यहाँ पे लूटा गया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज, जिनके पास बकाया था, ठीक है, जो राजा को टैक्स नहीं दिए थे, उस बकाया का जो रिकॉर्ड था उसको जलाया गया इन लोगों के द्वारा। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, अधिकांशतः जो नोबेल लोग थे, नोबिलिटी वाले जो पीपल थे, अपना घर छोड़ करके भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू द नेबरिंग कंट्री, कुछ लोग तो दूसरे देश भाग गए। फेस्ड विद द पावर ऑफ ए रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। तो क्या करें, कितना बड़े लेवल पर रिवोल्ट हुआ, उससे डरते हुए, है ना, उसको फेस करते हुए लुई 16 फाइनली तैयार हुआ कि नेशनल असेंबली को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब नेशनल असेंबली कोई इलीगल बॉडी नहीं है, वे एक मतलब वो लीगल बॉडी है, उन लोगों को हम सताएंगे नहीं, है ना। नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करते हैं और उसका जो प्रिंसिपल एंड एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ बी चेक्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहा कि हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा जो पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा पावर लिमिट किया जाएगा, हमारे पास असीमित पावर नहीं होगा। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789, ये सब हुआ था कब, तो 14 जुलाई को। तो 4 अगस्त 1789 को द असेंबली पास्ड अ डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेज। तो नेशनल असेंबली के द्वारा एक डिक्री पास किया गया। डिक्री बोलते हैं कोर्ट के ऑर्डर को, डिक्री ऐसे बोला जाता है एक्चुअली, कि जो सिस्टम है गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाया जाएगा टैक्सेस के लिए। मेंबर्स ऑफ क्लेर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेज, जो क्लेर्जी मेंबर थे उनको भी कहा गया कि आप अपना जो है प्रिविलेज छोड़ दीजिए। टाइप्स वेयर अफलिस्ट, जो 1/10 हिस्सा लगाया जाता था चर्च के द्वारा, उसको हटाया गया। लैंड ओनर्स बाय चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड, और चर्च के द्वारा जो लैंड यहाँ पे था जो ओन किया जाता था उसको कॉन्फिस्केट किया गया, मतलब उसको छीन लिया गया। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लाइवर्स। तो इसके तहत जो है गवर्नमेंट के पास लगभग 2 बिलियन लाइवर्स का संपत्ति आ गया, क्योंकि चर्च से जो है ज़मीन छीना गया और भी प्रिविलेज वगैरह यहाँ पे हटाया गया, तो जिसके कारण चर्च के पास गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लाइवर का पैसा आया। अब फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो राजा जो है अपना बोला कि हाँ ठीक है, हमारे पावर को एक संविधान के थ्रू यहाँ पे चेक एंड बैलेंस किया जाए, लिमिट लगाया जाए, तो फ्रांस उसी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। तो मोनार्की तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, संविधान भी है, राजा तो है लेकिन संविधान भी है। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1791। तो 1791 में लगभग 2 साल लग गया यहाँ पे नेशनल असेंबली को संविधान बनाने में। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका मेन टारगेट क्या था कि मोनार्क के पावर को लिमिट लगाया जाए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ वन पर्सन बट नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। एक हाथ में पावर, मतलब कि एक आदमी में पावर सारा कॉन्सेंट्रेटेड जो पहले था उसको हटा करके अब डिफरेंट आदमी में बीच में बांट दिया गया, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में बांट दिया गया। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी बनाया गया। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन किसके ऊपर कैसे बैलेंस रखता था, चेक एंड बैलेंस रखता था। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से आता है तो सिटीजन को 2 पार्ट में बांटा गया, एक था एक्टिव सिटीजन, दूसरा था पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन उनको बोलते थे जो वोट दे सकते थे, एक पैसिव सिटीजन थे जो वोट नहीं दे सकते थे। अब एक्टिव सिटीजन में कौन आते थे, कौन वोट दे सकते थे, तो इसमें लगभग 4 मिलियन लोग आए, जो 28 मिलियन पॉपुलेशन था उसमें से 4 मिलियन लोग आए। और पैसिव सिटीजन में कौन कौन थे, तो इसमें वीमेन थे, चिल्ड्रेन थे और यूथ बिलो 25। तो सबसे पहले तो 25 साल के लोग नीचे के सब लोग आ गए। उसके अलावा वीमेन को वोटिंग राइट नहीं दिया गया था। जो लोग 3 दिन का टैक्स देते थे, मतलब कि जो 3 दिन का जो मजदूरी होता था उसके बराबर यदि टैक्स देते थे तो उनको एक्टिव सिटीजन बोला गया। मतलब जो टैक्स देते थे उनको एक्टिव सिटीजन बोला गया और जो टैक्स नहीं देते तो उनको पैसिव सिटीजन। तो इसके तहत अधिकांशतः मेन लगभग 30 लाख आदमी भी है ना जो 25 वर्ष के ऊपर के हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते थे, इसके कारण से उनको वोटिंग राइट नहीं मिला। हम लोग एक्टिव से पैसिव के बारे में और डिटेल में भी पढ़ेंगे, बस अभी देख लीजिए कि एक्टिव उनको बोलते जो वोट देते थे, पैसिव जो वोट नहीं देते थे तो पहले ही आउट हो गए। अब एक्टिव सिटीजन जो है वोट के थ्रू जो है जज को चुनते थे, सबसे पहले वोट के थ्रू जज को चुनते थे। एक्टिव सिटीजन ही वोट दे करके एक इलेक्टर चुनते थे। इलेक्टर में 50,000 आदमी होता था। यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव सिटीजन तो बहुत सारे हो गए ना, लगभग 4 मिलियन थे, है ना, लगभग 40 लाख लोग थे। तो 40 लाख लोग वोट दे करके जज को चुनते थे, जुडिशियरी को चूज करते थे। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो 40 लाख लोग जो थे वोट दे करके 50,000 आदमी को इलेक्टर के रूप में चुनते थे। ठीक है, इलेक्टर में 50,000 आदमी मतलब 40 लाख लोग जो है 50,000 आदमी को चूज करते थे। अब इलेक्टर जो है वोट दे करके नेशनल असेंबली चूज करते थे, इसमें 745 मेंबर होता था। सांसद से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जो जैसे पार्लियामेंट जो होता है तो नेशनल असेंबली चूज किया जाता है, जो इसमें 745 मेंबर होता था। नेशनल असेंबली राजा के ऊपर कंट्रोल रहता था।
ठीक है। नेशनल असेंबली का मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल रहता था, और राजा जो है कभी कभी वीटो भी लगा सकता था, मतलब राजा का कभी कभी इमरजेंसी पावर दिया गया था राजा के पास कि किसी किसी केस में आप जो है असीमित पावर को ले सकते हैं। जैसे आज भी देखते हैं तो राष्ट्रपति के पास पावर होता है इमरजेंसी लगाने का, है ना। तो राजा के पास एक वीटो पावर था नेशनल असेंबली के ऊपर, ठीक है। तो हालांकि यही आगे चल के एक काल बना, फिर से संविधान वहाँ पे लिखना पड़ा, ये फिर से अनसक्सेसफुल हो चुका था, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये वीटो पावर के कारण ही। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम चला। पहले सिटीजन दो पार्ट में बांट गए, फिर पैसिव एक्टिव सिटीजन वोट देकर इलेक्टर चूज करते थे, इलेक्टर जो है लेजिस्लेचर चूज करते थे, नेशनल असेंबली, है ना। नेशनल असेंबली इस पे कंट्रोल करता था मिनिस्टर पे भी और राजा पे भी, और राजा वीटो पावर लगाता था नेशनल असेंबली के ऊपर। अब हम लोग पढ़ते इसके बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1799 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली। तो 1791 का जो संविधान था, पावर बनाने का मतलब कि कानून बनाने का शक्ति किसके पास दिया, तो नेशनल असेंबली को। वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते थे, क्यों, क्योंकि जनता इनको नहीं चुनती थी, जनता तो इलेक्टर को चुनती थी, इलेक्टर इनको चुनते थे। दैट इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर, सिटीजन जो है एक ग्रुप इलेक्टर के ग्रुप के लिए चूज करते थे, इन टर्न चूज द असेंबली, जो आगे चल के असेंबली चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर द राइट टू वोट, हालांकि सारे सिटीजन को वोट देने का अधिकार नहीं था। ओनली मेन एबव 25 ईयर, पहले तो ओनली मेन सिर्फ आदमी जो 25 प्लस है, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डे ऑफ लेबर वेज, मतलब वहाँ का जो मजदूरी था उसके 3 दिन के मजदूरी के बराबर। मान लीजिए कि आज के डेट में मजदूरी 500 रुपया है, तो 3 दिन का मजदूरी यानी 1500 रुपया, जो मिनिमम 1500 रुपया टैक्स देता है उसी को वोट देने का राइट है। इस तरीके से कुछ मान लीजिए, तो जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर का टैक्स देता था उसी को सिर्फ यहाँ पे वोट देने का अधिकार दिया गया, उसको एक्टिव सिटीजन बोला गया। तो सबसे पहले वीमेन तो पहले ही कैंसिल कर दिया गया, और दूसरी तरफ जो 3 दिन के बराबर टैक्स देता था उनको वोट देने का राइट दिया गया, उनको एक्टिव बोला गया। द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड पैसिव सिटीजन, तो बाकी बच गए आदमी और पूरे वुमेन सबको पैसिव सिटीजन बोला गया। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टेड द मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। क्या करा है, इलेक्टर बनने के लिए या टैक्स असेंबली में चूज होने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्स देने वाला, मतलब कि जो टैक्स पेयर होते थे उनमें जो हाई पेयर टैक्स पेयर होते थे, जो सबसे काफ़ी ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग होते थे, है ना, उन लोगों को वहाँ पे खड़ा होने का अधिकार था इलेक्टर या फिर नेशनल असेंबली में। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से समझाया गया, ये बिल्कुल मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा जो हमारा प्रियम्बल है उससे, ठीक है। इसमें डिफरेंट जो सिंबल है उसका डिफरेंट मतलब है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, डिफरेंट सिंबल का क्या मतलब है, आई थिंक आगे ही मिलेगा, ठीक है। एक तरह से है डिक्लेरेशन, और क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो जो हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं ना उसी टाइप का समझे। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पेंटेड बाय आर्टिस्ट इन 1790, द फिगर ऑन राइट रिप्रेजेंट्स फ्रांस, द फिगर लेफ्ट सिंबल द लॉ। तो क्या करे कि जो राइट में फिगर है यहाँ पे जो फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये जो है कानून को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। क्या करे कि जो भी आदमी यहाँ पे जन्म लिया है आर बोर्न एंड रिमेन फ्री इक्वल राइट, सबको बराबर अधिकार। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल इनएलिनिएबल राइट्स ऑफ मैन, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन। तो हर किसी को क्या क्या अधिकार है वहाँ पे देख सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है उसका क्या एम होना चाहिए, तो नेचुरल राइट्स ये सब जो है उसको प्रिजर्व करे। द सोर्स ऑफ ऑल सोवरेनिटी रिसाइड इन द नेशन, क्या करे कि नेशन के पास सोवरेनिटी है, यानी कि अपना फैसला ले सकता है। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डजंट कम अंडर द पीपल। लेकिन लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ पावर टू डू व्हाट एवर नॉट इंजूरियस टू अदर, क्या कि लिबर्टी के अंदर वही पावर आते हैं जो दूसरे के लिए इंजूरियस नहीं हो, दूसरे के लिए खतरा ना हो। द लॉ हैज राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस सोसाइटी, कानून जो है ऐसे ही कानून ऐसे अधिकार को फॉरबिड करेगा, मतलब रोकेगा जो सोसाइटी के लिए खतरनाक हो, इंजूरियस है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल, जो लोगों का इच्छा है उसी को एक्सप्रेस करने के लिए लॉ बनाया जाएगा। तो ऑल सिटीजन हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, कानून बनने के प्रोसेस में हर सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। पर्सनली और थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स, या पर्सनली या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट, नो मैन में मतलब कानून के सामने हर लोग बराबर है। नो मैन बी एक्यूज अरेस्टेड और डिटेंड एक्सेप्ट इन केसेज डिटरमाइन द लॉ, तो कानून के अलावे और किसी भी तरीके से किसी आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको डिटेन नहीं किया जाएगा, उनको दोषी नहीं ठहराया जाएगा। एवरी सिटीजन में स्पीक राइट एंड प्रिंट फ्रीली, कोई भी सिटीजन जो है फ्रीली लिख सकता है, पढ़ सकता है ना, सॉरी प्रिंट करा सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केस डिटरमाइन बाय द लॉ, और यदि किसी भी मतलब कि लॉ के थ्रू जो उसको लिबर्टी दिया गया थी उसका अब्यूज करता है, अब्यूज मतलब मिसयूज करता है, तो उसको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल, तो कहा जा रहा है कि सरकार चलाने के लिए, है ना, पब्लिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए, खर्च करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में एक टैक्स लगाया जाएगा। इट मस्ट बी स्टेट इक्वली, हर किसी पे लगाया जाएगा, है ना। सिंस प्रॉपर्टी सेक्रेड एंड इनवॉल्युबल राइट नो वन में भी डिप्रूव, क्या करें कि प्रॉपर्टी का राइट जो है सेक्रेड राइट है, ठीक है,
तो इसलिए हर किसी भी आदमी से प्रॉपर्टी नहीं छीना जाएगा अनलेस अ लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड, जब तक जो है कानून के दायरे में आकर के उसको ना छीनने का हो। इन दैट केस जस्ट कंपनसेशन मस्ट बी गिवन, लेकिन फिर भी कंपनसेशन वहाँ पे दिया जाएगा। जैसे सरकार किसी जब रोड बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, स्कूल बनवाती है, तो उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अनलेस लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी, है ना, जब तक पब्लिक नेसेसिटी नहीं हो तब तक किसी का संपत्ति नहीं छीना जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड वीमेन, तो प्रियम्बल जैसे हमारे यहाँ होता है ना, तो आप यहीं से देख सकते हैं उसको कि तो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का, मतलब जो 1791 में बनकर तैयार हुआ था नेशनल असेंबली के द्वारा। यह स्टार्ट कैसे होता है? द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड वीमेन, मेन एंड सिटीजन, राइट सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वेर एस्टेब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिनेबल राइट दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुडंट बी टेकन अवे, है ना। इनएलिनेबल राइट का मतलब क्या होता है कि जिसको कोई भी नहीं छीन सकता है, बर्थ से ही आपको मिल गया, हर किसी को मिला। इट वाज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट इस सिटीजन नेचुरल राइट, और हर सिटीजन के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी किसको दिया गया? उसको दिया, क्या नाम है, मतलब स्टेट को दिया गया। अब यहाँ पे जो आपको पिक्चर में बहुत सारा चीज़ दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे एक बीच में है, यहाँ पे सिक्कड़ है, यहाँ पे छड़ी है, पंख है, ये सब क्या डिनोट करता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहले आता है एक ब्रोकन चेन दिखाता है, तो चेन्स पर यूज टू फिटर स्लेब्स, तो स्लेब्स को बांधने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, तो उस पिक्चर में एक ब्रोकन चेन है, दिखाता है कि फ्री हो रहा है आदमी। तो आप इस पिक्चर में चेन को देख सकते हैं, कहाँ पे चेन आपको दिख रहा है? तो यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्रोकन चेन को दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है कि आदमी फ्री हो रहा है। आगे यदि बढ़ें तो दूसरा है ये जो एरो तो आपका दिख रहा होगा, बंडल ऑफ रॉड्स आउट ऑफ पैसेज, वन रोड कैन बी इजली ब्रोकन बट ऑन इंटायर बंडल स्ट्रेंथ लाइव यूनिटी। तो क्या कर रहा है कि एक छड़ को तोड़ सकते हैं, एक स्टिक को हम लोग तोड़ सकते हैं, पूरे बंडल को हम लोग नहीं तोड़ सकते। ये उस पिक्चर में, सारा उसमें पिक्चर में है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हम बार बार वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट आई रेडिएटिंग ट्रायंगल, रेडिएटिंग लाइट, तो एक इस तरह का ट्रायंगल बना जिसकी आँख है और चारों तरफ लाइट रेडिएट कर रहा है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, तो इसका बताया कि जितना भी आँख देख सकता है वो सब नॉलेज को स्टैंड करता है। द रे ऑफ सन विल ड्राइव अवे फॉर द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस, और जो इग्नोरेंस का क्लाउड है उसको सन जो है दूर करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक ये जो था सेप्चर जिसको बोलते हैं, ये रॉयल पावर को सिंबलाइज करता था क्योंकि अभी भी राजा था। स्नेक बाइटिंग ए टेल टू फॉर्म अ रिंग, एक सांप था जो अपना ही पूंछ खा रहा था। द सिंबल ऑफ इटर्निटी, रिंग हैज नाइदर बिगनिंग और नॉट एंड, तो क्या करे कि दिखाया जाता था, ये इटर्निटी का सिंबल था, ठीक है। दिखाया गया कि एक रिंग जो होता है ना उसका बिगनिंग होता है ना कोई एंड होता है। एक रेड कैप था यहाँ पे, तो कैप बोर्न बाय स्लेव बिकमिंग फ्री, तो क्या करे जो कैप ये जो था स्लेव के द्वारा पहना जाता था फ्री होने के बाद, मतलब कि कोई स्लेव यदि फ्री हो जाता था तो उसको एक कैप पहन सकता था। तो इसलिए इस पिक्चर में मतलब ऊपर जो था प्रियम्बल में उस पर दिखाया गया है। एक यहाँ पे ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, है ना, तो ये फ्रांस का नेशनल कलर था। और यहाँ पे द विंग्ड मैन पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ को डिनोट करती थी, हम लोग पढ़े थे ऊपर में कि एक लॉ को डिनोट करती है। और दूसरा द लॉ टैबलेट, शेप जो दिया गया था, दिस इज द सेम फॉर ऑल इक्वल फॉर इट, तो क्या ठीक है, जो कानून सबके लिए बराबर है इसलिए यहाँ पे दोनों को बराबर रखा गया था और हर किसी के लिए है, और कानून के सामने हर कोई बराबर है, ये दिखाएगा। तो हम लोग बारी बारी से सिंबल को देखते हैं। आई थिंक ए और ए वाला सिंबल हर कोई देख लिए होंगे। हम लोग अब देखना है रेड कैप, स्नेक, सेप्चर, ये सब देखना है। तो हम लोग देखते हैं इस पिक्चर में। तो सबसे पहले देखिए रेड कैप यहाँ था, रेड कैप यहाँ है, जो सिंबल क्या करता था कि हर कोई जो है फ्री है, जो स्लेब फ्री होता था तो पहनता था, इसलिए यहाँ पे दिखाया गया। उसके अलावा बंडल वाला जो था कि एक स्टिक टूट सकता है लेकिन बंडल में वो यूनिटी होता है इसलिए नहीं टूट सकता है ना। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो स्नेक वाला था, यहाँ पे इटर्निटी को शो करता था, ठीक है। और क्या, और कुछ बच रहा है क्या? आई थिंक सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। हाँ, यहाँ पे एक आई वाला दिख रहा है ना, कि जो इग्नोरेंस का क्लाउड है उसको सन के द्वारा दूर किया जाएगा और हर एक आँख बराबर है, हर किसी में नॉलेज है, ठीक है। तो आई थिंक सारा हो चुका है, कोई भी नहीं छूटा। यदि छूटा भी हो तो आप ढूंढ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, सब इसमें है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगला जो टॉपिक है हमारा सब हो चुका है उसमें, है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है, फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, तो फ्रांस जो है अब मोनार्की को खत्म कर देगा और रिपब्लिक बन जाएगा, मतलब वहाँ पे इलेक्शन होंगे। यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।